गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप सभी लोग अपना जितना भी रोल नंबर है वो रोल नंबर से ही लॉगिन करें प्लीज़, बिना किसी नाम से। किसी भी नाम को, आई पैड, आई मोबाइल या किसी पर्टिकुलर नाम, जेम्स बॉन्ड, कुछ लोग तो कुछ भी नाम रखते हैं, 007, इस तरीके के नाम प्लीज़ ना रखें। इससे क्या होता है कि अपसेंट हो जाता है और ऊपर रिकॉर्ड नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्लीज़ सभी लोग रोल नंबर से लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। चलपति सर ने बहुत बार रिक्वेस्ट की है तो प्लीज़ मान लीजिए, है ना, ये तो अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का जो नया टॉपिक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सॉरी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी कवर हो चुका है। हाँ भाई, पता है ना अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कवर हो चुका है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी हमें पढ़ना है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द सेंस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहां पर हम हेडिंग डालेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम प्यार से ओलेफिन्स भी कहते हैं। हमें पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने कहा था पैराफिन्स, वो पैराफिन्स होते हैं, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओलेफिन्स। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है इसके अंदर एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। और आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि दे हैव पाई बॉन्ड्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है थोड़ा वीक होता है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स विल रिएक्ट विद द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड से मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स रिएक्शन नहीं करते थे, इसलिए बहुत सारी रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे जब रिएक्शन नहीं पढ़ी तब इतनी सारी पढ़ ली, 9-10 लेक्चर लग गए, और जब यहां पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा ही आसान है, बहुत टफ नहीं है ये सारी चीज़ें। बस एक बार तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएं, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल समझ जाइए, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बस ऑर्गेनिक का एक ही लफड़ा है। लफड़ा यह है कि पहली कड़ी नहीं आती है तो दूसरी कड़ी नहीं आएगी, दूसरी कड़ी नहीं आती तो तीसरी नहीं आएगी। ये पूरी चेन है, तो सब एक साथ आएगी। पूरी चेन एक साथ मजबूत होगी तो होगी, एक भी टूट गई तो पूरी चेन बेकार, ठीक है ना। लेकिन टेंशन मतलब एक एक कड़ी हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे आप लोगों की, ठीक है ना। तो ओलेफिन्स का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हम आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो ओलेफिन्स में कौन सा है? एल्कीन। हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कीन। हम एल्कीन पढ़ेंगे और एल्कीन के बाद फिर हम एल्काइन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। तो एल्कीन पढ़ने वाले हैं, और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n। सिंपल फॉर्मूला CnH2n एल्कीन। और हमें पता है इट हैज 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और पाई जो है बहुत वीक होता है, इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस ध्यान रखिएगा इसमें यूज करेंगे। अच्छा, एल्केन में मेनली प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज कोई खास बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई, अभी तक इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस प्रिपरेशन के पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एल्कीन में ज्यादातर क्वेश्चंस प्रॉपर्टी के पूछे जाते हैं। प्रिपरेशंस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो वेटेज है वो प्रॉपर्टीज का ज्यादा है। तो एल्कीन में क्या करना है? हमको वही पुराना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हमने आपसे कहा था क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। हमको पढ़नी है नंबर 1 IUPAC, बिल्कुल एक सीरीज से। हर ऑर्गेनिक चैप्टर की एक ही सीरीज होती है, बिल्कुल सीरीज से पढ़ेंगे हम। नंबर 2 दूसरा पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म को लेके, और तीसरा पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, GMP, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। और नंबर 4 हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग। अच्छा, आप सोच रहे होंगे टेस्टिंग लिख देते हैं, बताते हैं नहीं। भाई एल्केन में टेस्टिंग अभी आपको इसलिए नहीं बताई है क्योंकि जब एल्केन पढ़ लेंगे, एल्कीन पढ़ लेंगे, एल्काइन पढ़ लेंगे, तभी तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ ये एल्केन है कि नहीं? अब एल्केन ही दिया है तो एल्केन तो कंफर्म हो जाएगा ना। अब एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है, एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है, अब बताओ एल्केन है कि एल्कीन है। नाउ वी कैन डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। तो टेस्टिंग का मतलब है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम टेस्टिंग करेंगे, तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन की टेस्टिंग एक साथ
स्टेप बाय स्टेप हम यूज करेंगे जब एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये, और इसमें आप अच्छे से जानते हो ये दोनों चैप्टर्स में कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। हर चैप्टर में ये दोनों चीजें रिवीजन होती रहेंगी। कारण ये है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों चैप्टर पहले दे दिए ही जाते हैं, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म। तो हम बेसिक बातें करेंगे, कुछ आईयूपीएसी की बात कर लेते हैं, छोटी सी थोड़ी सी आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, और आइसोमेरिज्म के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे बीच में, और उसके बाद फिर यहां से चैप्टर मेनली स्टार्ट होगा। मेन चैप्टर जीएमपी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, हम छोटे छोटे से कंपाउंड्स कुछ बोल रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में हम यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर के बिहाफ पे, वो आप लिख लें। जैसे आपको पता होना चाहिए विनाइल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एलाइल क्या होता है, आपको एक एक्राइल, जैसे एक वर्ड एक्राइल है, जैसे मान लीजिए एक्राइलिक एसिड है, एक्राइलिक है, आपको पता है जैसे क्रोट वर्ड है, क्रोटोनिक है, क्रोटोनिक है, ये जनरल टर्म है। क्रोट क्या है, एक्राइल क्या है, ये जनरल टर्म्स हैं जो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से जरा देख लीजिए। एक होता है एमाइल, ठीक है ना। एक जनरल टर्म हम यूज करते हैं सिनेमिक एसिड, एक वर्ड सिनेमिक यूज किया जाता है, सिनेमिक एसिड, ठीक है ना। सिनेमिक, ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कुछ जनरल टर्म्स होते हैं जो आपको बिल्कुल आने चाहिए। आईयूपीएसी सबकी आती है, जरा देख लो कैसे। विनाइल जो होता है आप सभी को पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज व्हाट, इट इज एथीन, इट इज एथीन। अब एक हाइड्रोजन हटा दीजिए यहां से और एक बैलेंसी ब्लैंक कर दीजिए, इट इज व्हाट, इट इज एथीनाइल, एथीनाइल, और एथीनाइल को ही हम कहते हैं विनाइल, यही है विनाइल, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज व्हाट, इट इज प्रोपीन, PROPENE, प्रोपीन, ठीक है ना। अब प्रोपीन, एक बैलेंसी ब्लैंक कर दो, कहां, यहां से बैलेंसी ब्लैंक करो, ध्यान रखना, वहां से नहीं, यहां से। तो यहां से बैलेंसी ब्लैंक करोगे, क्या हो जाएगा, लास्ट का ई हटा दो, और ई हटा के क्या आ जाएगा, प्रोपीनाइल, और बस प्रोपीनाइल को कहते हैं एलाइल। ये जनरल टर्म्स हैं, सारे के सारे आपको याद रखने चाहिए, सारे के सारे जनरल टर्म्स, प्लीज इनको लर्न कर लें, ठीक है ना। और एक्राइलिक, जैसे देखिए यहां पर एक जनरल टर्म है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C COOH। देखिए कोई भी ग्रुप यहां लगा दो आप, 1 2 3, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, प्रोप इनोइक एसिड, इसका नाम है प्रोप इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है तुम सभी लोगों को, प्रोप इनोइक एसिड, ठीक है ना, प्रोपिनोइक एसिड। और प्रोपिनोइक एसिड का मतलब समझते हो क्या है, प्रोपिनोइक, इसी को हम कहते हैं एक्राइलिक, इट इज कॉल्ड एक्राइलिक एसिड, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एक्राइलिक एसिड। अच्छा, एक चीज और, इसी में एक कार्बन बढ़ा दो, कैसे, ऐसे एक कार्बन बढ़ा दो ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अच्छा, आप सोच रहे हो यहां 1 क्यों नहीं लगाया या 2 क्यों नहीं लगाया 1 2 3, यहां 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 2 पर ही बाय डिफॉल्ट लगेगा ही, 1 पे लग नहीं सकता, 3 के आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए जब भी नंबरिंग की जरूरत ना हो तो आप प्लेस ना करो, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोपिनोइक एसिड, यहां पर डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है ना, इसलिए ब्यूट 2 लगाना जरूरी है। तो ब्यूटिनोइक एसिड, इसी को कहते हैं क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ठीक है ना, क्रोटोनिक एसिड। ये सारे के सारे टर्म्स हैं जनरल। अच्छा, एमाइल, एमाइल को हम कहते हैं पेंटाइल, पेंटाइल मतलब समझते हो, C5H11, ऐसा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल पेंटाइल, इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक बैलेंसी ब्लैंक, इट इज पेंटाइल, ठीक है ना, इसको हम पेंटाइल कहते हैं, मतलब 5 कार्बन को हम एमाइल पेंटाइल, बोथ आर सेम थिंग्स, समझ पा रहे ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड है सिनेमिक, सिनेमिक में देखो, सिनेमिक में C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, इस तरफ एक ग्रुप लगा दिया हमने, मान लिया COOH लगा दिया, और इस तरफ लगा दिया हमने PH, PH का मतलब फिनाइल, देखिए ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में है, एथीन के रेस्पेक्ट में, ये फिनाइल है, ये COOH है, तो नाउ इट इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड, इसको सिनेमिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन जहां यहां एक हाइड्रोजन की जरूरत है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां जरूरत है, एक यहां, तो इट इज कॉल्ड सिनेमिक। अच्छा, यहां CHO लगा दो तो सिनेमल्डिहाइड,
ठीक है ना, तो एक की जगह एल्डिहाइड हो जाता है। तो सिनेमिक का मतलब ये होता है कि इधर पीएच कंफर्म है, इधर COOH। अगर COOH है तो सिनेमिक है, CHO है तो सिनेमेल्डिहाइड है। बस एक हटा के, IC हटा के एल्डिहाइड लगा देना है। समझ पा रहे हो ना? तो इट इज कॉल्ड सिनेमिक। क्लियर? अच्छा, वन मोर थिंग, अगर ये 5 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 या 4 लगा दो, ये COOH 1 2 3 4, तो इट इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड को हम ब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक कॉमन नेम की शीट भेजी थी, उस शीट के सारे नाम को अच्छे से लर्न कर लीजिए। सारे नामों की हम शीट ऑलरेडी भेज चुके हैं, लेकिन चैप्टर वाइज जैसे जैसे जो जो चीजें यूज होती जाएंगी वो हम फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में यूज करेंगे इन सारे कंपाउंड्स को, इसलिए आपके दिमाग में बिल्कुल ये फिट होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक का मतलब ब्यूटेनोइक ही होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। 4 कार्बन को हम ब्यूटायरिक बोलते हैं, लेकिन 5 कार्बन को जानते हो क्या बोलते हैं? ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 को एमाइल बोलते हैं, लेकिन इसको हम 5 को हम वैलेरिक भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेंटेनोइक एसिड और वैलेरिक एसिड। वैलेरिक का मतलब VALERIC, वैलेरिक। नोट करिए इस बात को कि 5 कार्बन को वैलेरिक भी कहा जाता है। ये सारे अभी हम रिएक्शंस में यूज करने वाले हैं। वैलेरिक एसिड 5 कार्बन, हर चैप्टर में 5 5 6 हैं जो कॉमन नेम है, ऐसे 8 10 चैप्टर हैं, 50 60 नाम आसानी से याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैलेरिक एसिड का मतलब होता है पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, वैलेरिक एसिड इज पेंटेनोइक एसिड। समझ पा रहे हो? पहली बार सुनोगे तो नया नया लगेगा, लेकिन 2 4 बार बोलते बोलते याद हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लिया हमने 6 कार्बन ले लिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेनोइक एसिड सभी को पता है, हेक्सेनोइक, लेकिन इसको कॉमन बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। इट इज कॉल्ड कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक, 6 कार्बन को कैप्रोइक कहते हैं, मतलब 6 कैप्रोइक होता है, 5 वैलेरिक होता है, 4 ब्यूटायरिक होता है। ये नाम आप अच्छे से यूज कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूं। जैसे मान लिया आपको कहा गया है, ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन, ETHENE, एथीन, ठीक है ना। या इसको हम बोलते हैं एल्कीन, बात समझ पा रहे हो ना। तो एल्कीन, या इसको हम बोलते हैं एल्काइलीन, ध्यान रखिएगा, इट इज अ कॉमन जनरल वर्ड। एल्कीन इज IUPAC, एल्काइलीन इज जनरल नेम, मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एथीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइलीन, इसको हम इथाइलीन भी कहते हैं, प्रोपीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइलीन, हम इन नामों से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एल्काइलीन मतलब एथीन, सेम थिंग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात समझ लें, हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था इसके रिगार्डिंग, IUPAC से रिलेटेड, याद है सभी को? चलिए मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन भी यहां डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन हमने ये दिया था, ऐसा क्वेश्चन कहा था, और कहा था राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब मैं समझता हूं 99% लोगों ने गलत दिया था जवाब, 99% लोगों ने। ये क्वेश्चन था, अच्छे से देख लो, दिखाई दे रहा है? होपफुली सबको दिखाई दे रहा होगा। ओके, देखिए कैसे इसका नाम करेंगे। सबसे पहले कि अगर ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहां देखो सिंगल बॉन्ड भी लगा है, यहां डबल बॉन्ड भी लगा है ना। तो क्या करना होता है कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड पर जब भी 2 और मोर देन 2 नॉर्मल ग्रुप्स लगे होते हैं, मतलब नॉर्मल ग्रुप्स का मतलब समझते हो कि फंक्शनल ग्रुप्स ना हो, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स ना हो, ठीक है, नॉर्मल ग्रुप्स हो, एल्काइल ग्रुप्स हो, तो उसकी जो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी नंबरिंग की जाती है। लॉन्गेस्ट चेन तो बनाओगे नहीं, वो 6 बनेगी, तो नंबरिंग की जाएगी। और नंबरिंग कैसे की जाएगी? नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, या तो ऐसे, या 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी 1 से 6 किया जाएगा। और उसके लिए रूल क्या होता है? लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करना होता है। लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की,
कि अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप जहां से डायरेक्ट लगा होगा नंबर 1 उसको दिया जाएगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लोएस्ट सम रूल लगाया जाएगा, और लोएस्ट सम रूल भी अगर नहीं है या फेल हो गया है तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से यूज करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये रूल होता है साइक्लिक कंपाउंड्स पे, जब भी कोई ग्रुप लगे होंगे उनकी आईयूपीएसी करने का। खास बात है, इसको नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है जेई में कि राइट द आईयूपीएसी नेम, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन तो कैसे होते हैं, कंफ्यूज ऐसा नहीं होता। जेई क्या करता है ना, जेई क्वेश्चन तो आसान देता है, आंसर टफ देता है। आजकल क्वेश्चन टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा, क्योंकि आईआईटी ने कह दिया है कि क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं पूछेगा। तो आईआईटी वाले थोड़े समझदार हैं, वो क्या करते हैं, आंसर टफ कर देते हैं। क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन के बाद अगर आपने आंसर देखा ए तो आपको लगेगा यस एकदम ठीक जवाब है, बी ठीक तो ये भी लग रहा है, सी तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, और डी तो गलत हो ही नहीं सकता, ऐसी फीलिंग आती है वहां पे। अब आपने अगर चारों आंसर देख लिया तो जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका बिल्कुल हिडन कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो आप अपने लेवल पर उनके नाम लिखो पहले और फिर उससे मैच करवाओ। कुछ लोगों को लगता है कि क्या है, क्वेश्चन सामने आंसर सामने है, जय श्री राम लगा दो, किस्मत आजमा लो, तो वो नहीं करना है आपको। आपको यहां करना है प्रॉपर। तो यहां पर क्या करेंगे हम, नंबरिंग कैसे करेंगे, लोवेस्ट सब रूल। लोवेस्ट सब रूल का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग करोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी, नो, लोवेस्ट सम रूल 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना भाई। देखो ना, लोएस्ट सम रूल 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। बाकी कहीं से नंबरिंग करो, इस 7 से ज्यादा ही आएगा नंबर। अगर यहां से करोगे 1 2 3 4 तो 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4 8, यहां से करोगे तो और ज्यादा आएगा, यहां से करोगे तो और ज्यादा आएगा, यहां से करोगे तो और ज्यादा आएगा। तो यही सबसे लोवेस्ट आएगा, आप करके देख लीजिए, यही सबसे लोवेस्ट आएगा। एक बार नंबरिंग हो गई, बस उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नाम लिख दीजिए। अब देखो ये जो 2 पर है ये ब्रांच है, देखो ये 2 पर ब्रांच है। ब्रांच का मतलब समझते हो ना, ब्रांच का मतलब एक बात तुमको मैं बता देता हूं, ब्रांच की बात। ब्रांच का मतलब यह है कि अगर कोई एल्कीन है, अगर कोई एल्कीन है, एल्कीन अगर एक हाइड्रोजन निकाला गया वो ब्रांच बना तो बन जाएगा एल्कीन, ई हट जाएगा, वाईएल लग जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को, ई हट जाएगा, वाईएल लग जाएगा। और अगर एक हाइड्रोजन और हटा दिया जाए, मतलब उस एल्कीन को डबल बॉन्ड से ब्रांच बना दिया जाए, तो एल्कीनाइल वैसे का वैसा बना रहेगा, एल्कीनाइल, और लास्ट में केवल एक वर्ड आईडीएनई जुड़ जाएगा बस। इस बात को बिल्कुल एक माला बनाओ और गले में पहन लो, ये वाली बात, कि अगर डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड एक सिंगल बॉन्ड से ब्रांच है, सिंगल बॉन्डेड ब्रांच ऐसे यूज किया जाता है और डबल बॉन्डेड ब्रांच ऐसे यूज किया जाता है। जिनको नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था उनको प्रॉपर ये बात समझा चुका हूं मैं, कैसे काम किया जाता है, ठीक है ना। आप बाकी लोग भी समझ लीजिए कि सिंगल बॉन्ड से एल्कीनाइल और डबल बॉन्ड से एल्कीनाइलिडीन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां वेरिएशन जो है आईडीईएनई का रहता है, आईडीईएनई का, ठीक है ना। तो देखो अब आपको क्या करना है, ये ब्रांच ही तो है। अगर ये दोनों नहीं होते, अगर मान लिया यहां नहीं होता, तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता एथीन, इसका नाम होता ETHENE, एथीन। अब अगर ये सिंगल बॉन्ड की ब्रांच होती तो ई हटा देते, सिंगल बॉन्ड की अगर ब्रांच होती ऐसे तो ई हटा देते, वाईएल लग जाता, लेकिन ये डबल बॉन्ड की ब्रांच है तो आईडीएनई और जुड़ जाएगा, तो नाम आ जाएगा एथीनाइलिडीन। ध्यान रखिएगा 2 पे लगा है एथीनाइलिडीन, 2 एथीनाइलिडीन, और 1,4 पे क्या लगा हुआ है, 1,4 पे डाइमिथाइल लगा हुआ है। तो पहले ये आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर ई पहले आता है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, डाई का डी नहीं देखा जाएगा, मेन रूट नेम का एम देखा जाएगा। यहां एम देखोगे, यहां ई देखोगे, तो 2 एथीनाइलिडीन 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। चलिए नोट कर लीजिए, होपफुली कुछ लोगों का शायद ठीक हो, होपफुली, और नहीं तो आप समझ लो, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर में एमएस चौहान सभी के पास है, एमएस चौहान में लास्ट में 250 से 350 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप अगर वो सारे नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो बस फिर आपको कुछ भी नॉमेनक्लेचर सीखने की जरूरत नहीं है। आप वो नॉमेनक्लेचर एमएस चौहान वाले बहुत अच्छे दे रखे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व कर लें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लें, इंडिविजुअली पूछ लें मुझसे, समझ गए। तो 2 एथीनाइलिडीन 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन रब कर रहा हूं मैं। तो इट इज
सिंपल नॉमेनक्लेचर। हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है एल्कीन का, ठीक है ना। तो इट इज नॉमेनक्लेचर पार्ट, बाकी सब आप जानते हो, बहुत समझदार बच्चे हो। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी बात करेंगे अब हम आइसोमेरिज्म की। थोड़ा सा पार्ट लेते हैं आइसोमेरिज्म का। इसमें भी केवल हम वही चीज यूज करेंगे जो बस यहां करता है, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म, यस इट कैन शो चेन आइसोमेरिज्म। चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसके अलावा ओआई और जीआई, इतनी तो करते हैं ना। तो अब बस जो करें उसमें राइट का निशान, जो नहीं करते हैं उसमें क्रॉस का निशान, बस इतना लगा लो। लगाइए, जो कर रहे हैं राइट, जो नहीं कर रहे हैं क्रॉस। चेन डेफिनेटली चेन करेगा, पोजीशन भी करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटामरिज्म नहीं करता है, डबल बॉन्ड मेटामरिज्म शो नहीं करता है। फंक्शनल आइसोमरिज्म, यस इट कैन शो फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म करेगा, ठीक है ना। एल्कीन का साइक्लोएल्केन फंक्शनल आइसोमर्स होता है। मेटामरिज्म टॉटोमरिज्म नहीं शो करेगा। डबल बॉन्ड के साथ इनॉल होना चाहिए या इनामाइन होना चाहिए, इमाइन होना चाहिए, है ना। रिंग चेन आइसोमरिज्म, यस इट कैन शो रिंग चेन। रिंग चेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही तो करता ही है, रिंग चेन आइसोमरिज्म। अच्छा, ओआई ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर कायरल सेंटर नहीं होगा, लेकिन वो किसी दूसरे के कार्बन के रेस्पेक्ट में ओआई शो कर सकता है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं है कार्बन, तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला इटसेल्फ कार्बन जो है वो कायरल नहीं होगा, लेकिन दूसरे के रेस्पेक्ट में वो शो कर सकता है। जीआई तो शो करता ही करता है, आपको सभी को पता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ मिनिमम कितने कार्बन का एल्कीन चेन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, ओआई शो करेगा और जीआई शो करेगा। केवल ये तीन, चेन, पोजीशन, ओआई और जीआई। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो देखो, चेन आइसोमेरिज्म में क्या आप कह सकते हो आप, ये 1 2 3 4 ब्यूटीन और यहां क्या लग जाएगा, आइसोब्यूटीन। तो ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन आपस में चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। मिनिमम 4 कार्बन का एल्कीन चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, मिनिमम, ठीक है ना। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म मिनिमम कितने कार्बन पे शो करेगा, 4, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ये भी आसान है। अच्छा, ओआई में देख लो, ओआई में क्या करोगे आप, इधर कार्बन लगा दो, इधर एक हाइड्रोजन लगाओ, इधर एक कार्बन लगाओ, इधर 2 कार्बन लगाओ, तो ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया। तो 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन पे ये शो कर जाएगा, ठीक है ना। और जीआई कितने पर शो करेगा, जीआई तुम्हें पता है, ब्यूट 2 इन, एक सिस फॉर्म एक ट्रांस फॉर्म, तो ये जीआई शो करेगा। समझ पा रहे हो। तो इस पे खास हमको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल। आइसोमेरिज्म हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। ओके, अब डबल बॉन्ड जो होता है, इस डबल बॉन्ड की एक खास बात देख लीजिए। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड की हम स्टेबिलिटी को यहां और डिफाइन कर देते हैं, इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर देते हैं। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन की जाएगी, और याद दिला देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? आपको मैं बता देता हूं कि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैन बी चेक्ड बाय अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जानते हो कौन सा? दैट इज हाइपर कंजुगेशन। आप सभी को पता है कि जो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी है, आप यहां नोट करके लिख सकते हो, ये ऑलरेडी पहले जानते हो आप। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to hyperconjugation, is inversely proportional to heat of hydrogenation energy, heat of hydrogenation energy। पता है ना सभी को कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, कैसे देखा जाता है, यू नो वेरी वेल, कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब बहुत समझदार बच्चे हो। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स दोनों आपने जीओसी में पढ़े होंगे। आपको क्या करना है, वहां जाके एक बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, किसी चीज को भी, ठीक है। जो आता है आगे बढ़ेंगे, जो नहीं आता है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन आपको क्या पता है कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होता है,
अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वही हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया? 3। बात समझ पा रहे हो? हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया? 3। अब ये मत पूछना हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आसान भाषा में अगर पूछा जाए कि हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो अल्फा कार्बन पर, वैसे ये होता नहीं है, हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन अलग है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या करना है यहाँ पे कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर कितने कार्बन हैं? अल्फा पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब है तीनों हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यही तो है हाइपर कंजुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना, कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल पर ट्रांसफर होते हैं, तो जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन तीनों चले गए, तो हाइपर कंजुगेशन 3। अच्छा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। किसी किसी बुक में लिखा है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बराबर हाइपर कंजुगेशन प्लस 1, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल ठीक है ना, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जैसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बराबर नंबर ऑफ रेजोनेंस प्लस 1, ऐसे हाइपर कंजुगेशन में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, नो बाउंड रेजोनेंस केवल 3 ही होते हैं, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी 3 ही होंगे। अच्छा, तो इसमें कितने हैं? 3 हाइपर कंजुगेशन, इसमें कितने हैं? 0 हाइपर कंजुगेशन, तो ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? डेफिनेटली ए इज मोर स्टेबल देन बी, ठीक है ना, ये तो आप सबको पता है। अब जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है ना, लेकिन अगर किसी को हाइपर कंजुगेशन में प्रॉब्लम है तो मुझसे अलग से पूछ लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। CH3, चलिए ऐसे देता हूं, C डबल बॉन्ड C, CH3 H, CH3 और H, B C डबल बॉन्ड CH3 CH3 H और H, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H और H, बस इन्हीं तीनों को ले लेते हैं, बाकी सब तो जानते ही हो, हाइपर कंजुगेशन जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ABC आपको बताना है इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, राइट। 20 सेकंड आपके पास। आंसर लिखें ABC में। आप अपना आंसर अपनी कॉपी पे लिख लें, मैं आंसर बताता हूं, फिर आप मैच करिएगा, ठीक है ना। पहले अपना आंसर अपने लेवल पर देखिएगा, लिटरली ऑनेस्टली, कि कितने लोगों ने एकदम ठीक लिखा है। देखो, हाइपर कंजुगेशन इसके रेस्पेक्ट में 3 3 6, इसका हाइपर कंजुगेशन 6 है, इसका हाइपर कंजुगेशन 3 3 6 6 ही है, इसका हाइपर कंजुगेशन 3 और 3 6 6 हाइपर कंजुगेशन, तो 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, डेफिनेटली ऑल कंपाउंड्स हैविंग 6 हाइपर कंजुगेशन। अब एक बात यहां बिल्कुल सभी को क्लियर है कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला ट्रांस है, और ये वाला पार्ट जो है सिस है, और दुनिया को पता है कि जो ट्रांस होता है वो सिस से ज्यादा स्टेबल है, बच्चों बच्चों को पता होता है ना। तो सी वाला जो है ए से ज्यादा स्टेबल है, सी वाला ए से ज्यादा स्टेबल है, सबको पता है। अच्छा, हमेशा नहीं होता है, इन जनरल इस कंडीशन में तो है ही ना, मतलब हम कह दें कि ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिस इस कंडीशन में तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब बात करते हैं इसकी, ये वाला जो 6 हाइपर कंजुगेशन है, ये वाला अब इससे इन दोनों से ज्यादा होता है या इन दोनों से कम होता है या इसके बीच में होता है, यही तो ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर है कि ये जो बी वाला है वो इन सबसे ज्यादा स्टेबल है, 6 हाइपर कंजुगेशन के साथ ये वाला कंपाउंड इन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें जो हाइपर कंजुगेशन, अगर हाइपर कंजुगेशन से समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो फिर क्या कर सकते हो आप, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। जैसे मान लिया मैं आपसे जैसे ये पूछ लूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, CH2 पॉजिटिव और यहां लिखा है CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। अब ये A लिखा है, B लिखा है, जरा इसका देखिएगा एप्लीकेशन कहां पर है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि CH3 CH2 प्लस और CH3 CH2 CH2 प्लस, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको क्या लगता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर होता है रेजोनेंस, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, और उसके बाद होता है हाइपर और फिर इंडक्टिव। तो हाइपर डोमिनेट करता है ना, तो इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन? 3 हाइपर कंजुगेशन। इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन? 2 हाइपर कंजुगेशन। 3 वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, बस यही हो गया गलत। बात समझ पा रहे हो? गलत हो गया,
अब क्या करोगे, जब भी आपको ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप, अब देखो यहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्टेबल है, यहां हाइपर से ज्यादा स्टेबल है, कहीं कहीं इंडक्टिव भी ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना लो। सबसे सस्ता, टिकाऊ और बेस्ट मेथड है कि अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना लिए जाएं और अगर वो आता है आपको तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां पर ये वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जानते हो क्या बनेगा, इसका हाइपर, भाई एक हाइड्रोजन निकलेगा ना, एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा नो बॉन्ड रेजोनेंस में, तो CH3 CH, और यह है जब हाइड्रोजन H प्लस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस। ये H प्लस इस CH2 से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये H प्लस इस CH2 से बिल्कुल खड़ा रहेगा, कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये H प्लस ये H प्लस, इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। तो कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा, 3, इसमें 3, इसमें देख लो, इसमें हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा तो इसमें 0, तो इसमें 3 है, इसमें 0 है, तो ऑफ कोर्स यही ज्यादा स्टेबल हो गया, हेंस बी इज मोर स्टेबल देन ए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है ना। तो रट्टा मार के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला का अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल निकल के आएगा। जरा आप इसको नोट करो, मैं बनाता हूं इसका एक स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेटिव, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाई दिस वन इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट लो इसका एक, मैं रब करता हूं, देखो कैसे। इसी का ले लेते हैं इस वाली सिचुएशन में, तो इस वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, C, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये वाला हाइड्रोजन आएगा ऐसे, तो ये H प्लस, तो और ये माइनस, तो 4 सिंगल डबल रेजोनेंस कर लो यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज, और यहाँ सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ आ जाएगा क्या, CH2, और यहाँ क्या रहेगा, CH3, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा। अब ये वाला ज्यादा स्टेबल है सिस और ट्रांस से, काम करो ट्रांस ले लेते हैं, ट्रांस से आपको आइडिया लग जाएगा, जब ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होगा तो सिस से अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, C, और यहाँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ CH3, यहाँ H, और यहाँ, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या करोगे, यहाँ पर CH2 ऐसे ही करोगे ना, यहाँ पर CH2 और H प्लस और माइनस, तो 4 सिंगल डबल, माइनस यहाँ आएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, और CH2 और H प्लस बाहर रहेगा बिल्कुल। तो इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये रहा और इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये रहा। क्लास ओवर होने के बाद इसको कॉपी पे बना के फील करना क्या किया, ठीक है ना। अब आप देख लो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ये और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है कि ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बन आयन देखो यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसको अनस्टेबल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यही ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और अगर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं, 3, और इसमें कितने, 1 भी नहीं, तब भी ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, कौन सा, ये वाला। तो फाइनली ये वाला ज्यादा स्टेबल हो, ये वाला बनाया कहां से था, यहां से, तो इसलिए जो बी वाला है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है C और A से। तो कभी भी डबल बॉन्ड की जितनी भी स्टेबिलिटीज डिफाइन की जाए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे तो फिर आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे और वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आई? इट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी में हमारे पास डाईईन्स और ट्राईईन्स अगर हैं तो कंजुगेटेड जो ईन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद आइसोलेटेड और उसके बाद क्यूमुलेटेड। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, फिर आइसोलेटेड और फिर क्यूमुलेटेड। लगातार डबल बॉन्ड्स अगर होते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये था केवल ट्रेलर ऑफ एल्कीन। अब यहां से मूवी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट होगी क्या, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम जीएमपी, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। बस जीएमपी पढ़ना है और प्रॉपर्टीज पढ़नी है, खत्म हो गया एल्केन, है ना। तो देखें सबसे पहली प्रिपरेशन, एल्कीन को कैसे बनाया जा सकता है। तो एल्कीन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कौन सा, डिहाइड्रेशन। होपफुली डिहाइड्रेशन आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ लिया होगा, पढ़ा है ना, पढ़ लिया है। जिन लोगों को नहीं भी समझ में आया है या आ गया है, हम दोबारा रिवीजन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन क्या होता है, अब देखो डिहाइड्रेशन सबसे आसान है। डिहाइड्रेशन तो सभी को हो सकता है, बाहर गर्मी में निकल जाओ डिहाइड्रेशन हो जाएगा, छोटे बच्चों को डायरिया हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हो जाना, यानी कि डी मतलब रिमूव होना और हाइड्रेशन मतलब पानी।
पानी का निकल जाना डिहाइड्रेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा कहाँ? जिनमें पानी होगा वहीं से तो निकलेगा। अब मैं कहूँ मीथेन से पानी निकालो, तो मीथेन से पानी कहाँ से निकलेगा? ईथर से निकल सकता है, अल्कोहल से निकल सकता है, एसिड से निकल सकता है। तो जिनमें पानी होगा वहां तो डिहाइड्रेशन होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाए, कि अल्कोहल लेके आओ घर में रखो अपने आप डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। डिहाइड्रेशन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप नॉर्मली बैठे हो, बैठे बैठे क्या हुआ कि पता चला डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। डिहाइड्रेशन में आप धूप में गए होंगे, आपने बहुत सारा काम किया होगा, आपने कुछ ऐसा खाया होगा जिससे डिहाइड्रेशन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का अगर किसी कंपाउंड में यूज करोगे तो 100% पानी निकलेगा। तो अब सबसे पहले हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। हालांकि इससे भी अच्छे होते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको। और टेम्परेचर ध्यान रखो 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है हम 140 टू 160 पे भी यूज करते हैं। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। ध्यान रखना, टेम्परेचर वेरी करने से प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। पानी वहां भी निकलेगा, पानी वहां भी निकलेगा, लेकिन हो सकता है कहीं ज्यादा निकल जाए या कहीं कम निकल जाए, ठीक है ना। या कंसंट्रेटेड H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा KHSO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एल्यूमिना जो है कितने पर 250 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और एल्यूमिना जो है 350 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है। मतलब यहां पर भी पानी निकलता है, यहां पर भी पानी निकलता है, लेकिन पानी निकलने के बाद प्रोडक्ट बदल जाते हैं। THO2 थोरियम, ठीक है ना। P2O5 ये सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5 की एक ड्रॉप अपने मुंह के अंदर डालो, डिहाइड्रेशन। P2O5, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा H3PO2। हाँ बेटा, कुछ कहना है? कुछ कहना चाहता है कोई? हाँ बोलो, बोलिए। सर कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया सर, थोड़ा स्लो चाहिए सर। थोड़ा स्लो चाहिए? हाँ यस सर, फास्ट चल रहा है तो। अच्छा, ओके। थैंक यू वेरी मच। फास्ट चल रहा है? इतना फास्ट तो नहीं चल रहा है भाई, ये तुमको फास्ट लग रहा है। हो सकता है भाई तुम लोग, एक्चुअली होता क्या, तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो ना। हम लोगों को तो एकदम बिल्कुल लगा रहता है सब कुछ, तो हम लोगों को लगता है ठीक है सब कुछ आसान है। हो सकता है इसमें भी कि देखिए, तो P2O5 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H3PO2 भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा, H3PO2 के अलावा H3BO3 बोरिक एसिड भी जो होता है ये एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बोरिक एसिड भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा H3PO3, ठीक है ना, या इसके अलावा डेल्टा, ये तो एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके बारे में तो सबको बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी कंपाउंड को अगर हीट कर दिया जाए और अगर उसमें पानी होगा तो जरूर निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो नाउ इट इज डेल्टा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके अलावा एक एनहाइड्राइड भी होता है। कभी कभी एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे कंपाउंड्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका नोट करिए कि ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह यूज किए जाएंगे। अच्छा, बाकी पिछली चीजें आप लोगों को समझ में आई ना? निकल गई फास्ट? चलो अच्छा है, वीडियो इसका रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, अपलोड कर दूंगा कि अगर इन केस नहीं समझ में आता है तो उसको रिपीट कर लो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ बेटा, थोड़ी स्पीड और अच्छे से बढ़ाओ। कारण ये है कि अगर तुमको ये फास्ट लगा, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको पीछे वाली चीज़ें नहीं आती हैं। हमने फास्ट जानते हो क्यों पढ़ाया इसको? फास्ट इसलिए पढ़ाया, कहाँ फास्ट पढ़ाया? यहाँ से तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जरा गौर से समझिएगा। चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पढ़ाया मैंने नोमेनक्लेचर, पढ़ाया मैंने आइसोमेरिज्म,
पढ़ाया मैंने स्टेबिलिटी, 3 चीज़ें पढ़ाई ना। नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, आइसोमेरिज्म ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन ऑलरेडी पहले कवर हो चुकी है। तो सब कुछ पहले कवर हो चुकी है, ये हमारे दिमाग में है, इस वजह से हम उसमें फास्ट गए। अब यहाँ जीएमपी में हम फास्ट जाएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि हमें पता है कि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तुम, और अगर उसमें तुमको फास्ट लग रहा है, जिन बच्चों को फास्ट लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें उनको वहाँ नहीं आती हैं। अगर वो आती होती तो मैं तो ये समझ आता कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे इट में भी, कि भाई हाँ आता है हमको, तो बोरियत फील हो रही है, सर जल्दी पढ़ाओ। मुझे ऐसा लगा था मैं बहुत स्लो हूँ आने वाली चीज़ों में, और ठीक उल्टा हो गया। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको वो पुरानी चीज़ें नहीं आती हैं, आप प्लीज़ रिवीजन करो उनका, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे डिहाइड्रेटेड, क्योंकि चैप्टर तो यहाँ से शुरुआत की है ना हमने, पिछला तो अब तक की हर चैप्टर में ध्यान रखना, हर चैप्टर में वो काम करूंगा मैं, हर चैप्टर में। तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ ही जाएगा, गिरते पड़ते मरते सब आ ही जाएगा आपको, ठीक है ना। तो नोट कर लें इसको, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स को लेंगे जिसमें पानी है और उससे निकालेंगे, तो हमारे पास वो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन से क्या होगा कि कंपाउंड निकलेगा। तो सबसे अच्छा जो कंपाउंड होता है, वाटर जो परसेंटेज सबसे अच्छा होता है, वो अल्कोहल में होता है। तो हम डिहाइड्रेशन अल्कोहल से करते हैं मेनली, ठीक है ना। तो अल्कोहल में जरा लिखो व्हेन एन अल्कोहल, राइट डाउन, लिखिए व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड विद, व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, when an alcohol is treated with concentrated H2SO4 with 160 to 170 degrees Celsius. When an alcohol is treated with, ये क्या हो रहा है भाई, when an alcohol is treated with concentrated H2SO4 with 160 to 170 degrees Celsius, then it converts into alkene. Then it converts into alkene and remove water. Then it converts into alkene and remove water. देखो जरा कैसे, ये जो OH है, OH ऑफ कोर्स ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है। तो OH, अच्छा ये भी ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड में आप ये पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल डिहाइड्रेशन आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर लेकिन हम इस अल्कोहल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो OH कहाँ से निकलेगा, इस CH2 से। तो यहाँ पर एक बैलेंसी यहाँ से ब्लैंक होगी, और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखिए यहाँ से निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, तो इस कार्बन की एक बैलेंसी ब्लैंक, इस कार्बन की बैलेंसी ब्लैंक, और दोनों पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड रिमूव वाटर, एंड इट इज व्हाट, एथीन। इसी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं हम एल्कीन ही तो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड एथीन। बात समझ पा रहे हो। हमेशा OH जहां से लगेगा वो अल्फा कार्बन ही होगा, अल्फा के बगल में बीटा होगा, तो हमेशा OH विल बी रिमूव फ्रॉम ऑलवेज अल्फा, हमेशा अल्फा से निकलेगा। और हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा से निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा वन मोर थिंग, एक बात और समझ लो, लेकिन अगर मान लिया हमने ऐसे कह दिया होता, ये लिखा होता CH3 CH2 और यहां लिखा होता CH, ठीक है ना, और यहां पर लिखा होता CH3 और यहां लिखा होता OH, और यहां से H2SO4 से रिएक्शन करवाते हम, H2SO4 डेल्टा, ऐसा भी लिखा हो सकता है कि H2SO4 डेल्टा। टेम्परेचर न दिया हो तो इसका मतलब आप समझ जाएगा 160 to 170 है। अब क्या होगा कि OH जहां से लगा है वो अल्फा है, और अल्फा के बगल में ये भी बीटा है, और अल्फा के बगल में ये भी बीटा है। अब दोनों सिचुएशंस हैं कि अब इस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, किस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों बीटा से हाइड्रोजन निकाल के देखेंगे। हम सबसे पहले एक बार क्या करते हैं कि यहां से बीटा निकालते हैं, CH3 CH2 CH, तो डबल बॉन्ड CH2 यहां आ जाएगा भाई, यहां तो OH निकलेगा, एक बैलेंसी इसकी ब्लैंक, एक H यहां से निकलेगा, इसकी बैलेंसी ब्लैंक, दोनों पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। और अगर इधर से निकल गया तो इधर से आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, तो अब इन दोनों में डबल बॉन्ड में देख लो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहां पर डबल बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन कितना है, 3 हाइपर कंजुगेशन यहां, 3 हाइपर कंजुगेशन यहां, टोटल कितने हाइपर कंजुगेशन, 6 हाइपर कंजुगेशन यहां पे। और यहां पे कितना हाइपर कंजुगेशन है, केवल 2 हाइपर कंजुगेशन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। तो ये वाला मेजर है, ये वाला माइनर है, नीचे वाला मेजर है, ऊपर वाला माइनर है। बात समझ पा रहे हो, नीचे वाला मेजर, ऊपर वाला माइनर। अब ये OH दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, वो मेजर है वो माइनर है। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए,
इसके लिए छोटा सा रूल बनाया गया है। अच्छा, रूल बताने से पहले हाँ कुछ कहना है चलपति सर? ये डिहाइड्रेशन होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगर मान लिया मैंने यहां एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा होता कि ये जो सर बोला, कुछ बोला है क्या सर? आप कुछ कह रहे थे क्या? सर कुछ कह रहे थे क्या आप? नहीं 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 सर, नहीं है सर, नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। वो एक्चुअली आपसे आवाज आ रही है ना। आपका रेस्पॉन्स आया, इसी वजह से मैं रुक गया यार, तो क्या? नहीं, एक्चुअली कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ गिरने की, कुछ उसकी। हाँ नहीं, कुछ लोग, एक दो लोग है ना सर, हाथ रेस किया सर, उसका अनम्यूट करके रखा है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लिया क्वेश्चन पूछा ब्यूटेन 2 ऑल है और H2SO4 रिएक्शन करवाई, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ मैंने राइज किया कि ये बताओ कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, हाउ मेनी टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स व्हेन दिस वन इज ट्रीटेड विद दिस, तो आंसर है एक ये और एक ये। तो ध्यान रखना है कि जब टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पूछा जाता है तो इंक्लूडिंग स्टीरियो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। वैसे जेई हमेशा कह देता है कि इंक्लूडिंग बताओ या एक्सक्लूडिंग बताओ, लेकिन यहां पर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना कहे तो इंक्लूडिंग। नीचे वाले में 2 जीआई है, ऊपर वाले में कोई भी जीआई नहीं है, तो सो फाइनल आंसर शुड बी 3। फाइनल आंसर क्या होगा? 3 आंसर इसका होगा। नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में, नीचे वाले में या तो सिस होगा या तो ट्रांस होगा और ऊपर वाले में 1 होगा। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर एक बात और कि हमने कहा है कि OH जो है यहां से भी निकल सकता है, OH यहां से भी निकल सकता है, दोनों प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसके लिए एक रूल भी बनाया गया। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल बनाया जिनका नाम था सेडजेफ। और जब भी डिहाइड्रेशन करेंगे तो डिहाइड्रेशन में हम सेडजेफ रूल अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, सेडजेफ रूल मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, क्योंकि जेई मेंस वगैरह में या मेडिकल लेवल पर ये जो सेडजेफ है नॉर्मल क्वेश्चन पर लगता है फेल हो जाता है। हम इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म समझेंगे और मैकेनिज्म के बाद समझ में आएगा कि वाई सेडजेफ फेल्स, सेडजेफ फेल होते क्यों हैं और हमें कब सेडजेफ लगाना है कब नहीं लगाना है। तो सेडजेफ केवल बोर्ड के लेवल पर, बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेडजेफ रूल, देन डिफाइन सिंपल सेडजेफ रूल। लेकिन जब भी जेई में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सेडजेफ रूल नहीं लगाओगे, आपको मैकेनिज्म करनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म हम बात करेंगे, पहले हम सेडजेफ रूल आपको लिखा देते हैं कि सेडजेफ रूल होता क्या है। ठीक है ना? तो लिखो जरा, हेडिंग डालो सेडजेफ रूल। ठीक है, हेडिंग डालिए सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल, पहले समझ लो सेडजेफ रूल क्या होता है। देखो, सेडजेफ ने क्या कहा, सेडजेफ ने मैकेनिज्म की होगी और मैकेनिज्म से उन्होंने एक बेसिक बात निकाली। उन्होंने क्या कहा कि OH विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा, वो हमेशा अल्फा से निकलेगा, OH विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा। ठीक है ना? तो लिखो, राइट, सेडजेफ रूल लिखो, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, राइट, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल the OH group will be removed from alpha। अल्कोहल के केस में OH group will be removed from alpha। OH group will be removed from alpha। ठीक है ना? ये OH यहां से निकलेगा, ये OH यहां से निकलेगा। अब हाइड्रोजन, इसमें तो कंफर्म एक ही बीटा था, इसमें 2 बीटा है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, मतलब यहां वाली ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो मेजर बनेगा। OH will be removed from alpha and hydrogen will be removed, उसी के आगे, and hydrogen will be removed from that beta carbon, hydrogen will be removed from that beta carbon where the minimum number of hydrogens are present, where the minimum number of hydrogens are present, where the minimum number of hydrogens are present। क्लियर है? जैसे ये वाला कंपाउंड देख लिया हमने, तो यहां पर क्या देखा कि OH यहां से निकला और यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, तो यहां से निकाल दो, यहां से निकालोगे तो वैलेंसी ब्लैंक होगी, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये मेजर बनेगा, तो वही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सेडजेफ। अच्छा, ध्यान रखिएगा, सेडजेफ जहां मिनिमम हाइड्रोजन निकलता है सेडजेफ, और जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन निकल जाए, उधर देखो मैक्सिमम हाइड्रोजन निकल गया, तो वो प्रोडक्ट जानते हो कौन सा है? आगे अभी हम बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो हॉफमैन प्रोडक्ट। आपने अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ लिए क्या? अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ लिए होंगे तो आप सेडजेफ और हॉफमैन दोनों को अच्छे से जानते होंगे। लेकिन यहां हम सेडजेफ और हॉफमैन दोनों के बीच लाइन खींचेंगे एकदम, कि कब सेडजेफ है, कब हॉफमैन है और कब दोनों फेल हैं। हमें प्रॉपर मैकेनिज्म पर फोकस करना होगा। ठीक है ना? ये तो बच्चों वाली बातें हैं, बिल्कुल बोर्ड लेवल पर पूछा जाता है
कि भाई सर्टजेफ क्या है, हॉफमैन क्या है, एंड सो ऑन। ये सर्टजेफ प्रोडक्ट है, वो हॉफमैन प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो हम आगे बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको ये रूल समझ में आया कि OH अल्फा से निकलेगा और हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां से मिनिमम हाइड्रोजन होंगे, मिनिमम बीटा कार्बन से जहां मिनिमम होंगे, और उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इट इज कॉल्ड सर्टजेफ रूल, ठीक है ना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तो रही बात छोटी रूल की, और रूल हर जगह पास नहीं होगा, रूल हर जगह पास नहीं होगा, रूल फेल हो जाएगा। इसीलिए हम रूल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। रूल केवल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन लिख पाए, ठीक है ना। जैसे मान लिया अगर मैंने आपसे ऐसे कह दिया होता, ऐसे ऐसे मान लिया कह दिया होता, OH यहां लगा दिया होता, ठीक है ना, और यहां से कह दिया होता भाई H2SO4 कर लीजिए, तो रूल ये कहता है कि ये भाई अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, OH यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर रूल की बात करें हम। या एक कार्बन यहां और लगा दो, चलो ऐसा, तो ये भी बीटा हो गया, तो यहां पर CH3 है और यहां पर CH2 है, तो OH अल्फा से निकलेगा और हाइड्रोजन या तो यहां से निकलेगा तो यहां से निकलेगा। तो सर्टजेफ ये कहता है जहां मिनिमम कार्बन होंगे यहीं से निकल जाएगा, और जब यहीं से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहीं आ जाएगा, और जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसलिए रूल केवल छोटे छोटे कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें क्या समझना होगा, हमें इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म समझनी होगी कि भाई डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है क्या, और इस मैकेनिज्म को समझेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि व्हाई सर्टजेफ रूल फेल्स, सर्टजेफ रूल फेल क्यों होता है और किन कंडीशंस पर हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म समझने के लिए हम नेक्स्ट टर्न पर इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, और इसलिए क्योंकि लास्ट टर्न पे हमने क्वेश्चन दिया था और उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है अभी तक हमने। इसकी मैकेनिज्म हम कल समझेंगे और कल सारी बातें हम समझेंगे। और एक बात आपको मैं और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे बहुत खास बात, ये जो मैकेनिज्म है ना, जानते हो कौन सी है, E1 मैकेनिज्म है। इसके बाद अगली वाली E2 आएगी, मतलब ऐसा समझ लो ये वाली E1 थी, आपको बता दूं मैं, इसके बाद अगली वाली E2 आएगी, फिर हमारी E1CB आएगी। लेकिन E1 को अच्छे से समझने के लिए आपको SN1 क्लियर होना चाहिए, E2 को अच्छे से समझने के लिए SN2 क्लियर होना चाहिए। समझते चलो, ये पूरा माया जाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। E1 अच्छे से आएगी तो SN1 अच्छे से आएगी, तो SN1 E1 जैसी होती है, E2 जो है SN2 जैसी होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको रिवीजन करके आना है। E1CB, अच्छा इसी के साथ एक EI भी होती है, और यहां पर क्या होता है, SN के साथ SNI भी होती है, एक SNTH भी होती है, इसके बाद एक SNNGP भी होती है, उसके बाद SNAR भी होती है, उसके बाद SN बेंजाइन भी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतनी रिएक्शंस। हालांकि EI का कोई खास रोल नहीं होता है, EI का खास रोल नहीं होता है, बाकी ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं 10, ये पूरा 10 का दम है एक साथ। अगर ये पूरा अच्छे से तुमको आएगा, मैंने कहा ना ये अच्छे से आएगा, ये होता है, ये अच्छे से आएगा तो ये होता है, ये पूरा 10 का दम जो है ना, ये अच्छे से आना चाहिए, और ये अगर अच्छे से आएगा तो बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे। अभी मैं हाइड्रोकार्बन कवर कर लेता हूं, फिर पूरा एक हम 10 का दम का एक वीडियो बनाएंगे, एक एक करके 10 लेक्चर लगेंगे, एक एक लेक्चर में एक एक काम ये होगा, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रॉपर हम फोकस करेंगे। लेकिन अभी एल्कीन में हम E1 E2 का यूज करेंगे, E1 E2 का यूज करेंगे, तो आपको वो अच्छे से रिवीजन करके आओ, रिवाइज कर लोगे तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। हम आगे इन पर बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पे। थैंक यू वेरी मच।